हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंटरेक्टिव जीके में। आज हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। सोर्स मैंने लिया है एम लक्ष्मीकांत। ये जो इंडियन पॉलिटी है ये आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस और एसएससी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके हम एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे, साथ ही आप इसके नोट्स भी साथ ही साथ बनाते रहिएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसमें जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कंपनी का शासन, जब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्थापित हुई, कंपनी का शासन जब से भारत में चला, तब से लेकर जो हम ताज के शासन तक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। कंपनी का शासन। ठीक है, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। कब तक? 1773 से 1858 तक। अब कंपनी के शासन के अधीन भारत में सबसे पहला एक्ट जो बना वो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हम रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसके गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। आगे ये कह रहा है कि जो गवर्नर था उसको पहले तो क्या कर दिया उन्होंने, उसका नाम बदलकर उसके पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस अधिनियम की में एक और बात क्या हुई कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, मीन्स लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अधीन उनको कार्य करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। कलकत्ता में 1774 में, कब? कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है, एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, क्या हुआ कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब हम बात करें इसके जो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजा इम्फे। कौन थे? एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में जो है बहुत पूछे जाते हैं। बाकी यूपीएससी में तो आपसे फैक्चुअल नहीं पूछेगा वो, तो
फैक्चुअल जो है स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, तो आप ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्ट हैं ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण कर इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, इसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को क्या किया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी, और इसके माध्यम से उसने क्या किया कि कंपनी पर नियंत्रण किया। क्या किया? कंपनी पर नियंत्रण किया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तथा कंपनी के राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। क्या किया? ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। कौन सी जानकारियों को? राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कंपनी को कुछ वर्षों के लिए भारत में मतलब पूर्वी एशिया में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया था, ठीक है। अब हुआ क्या कि कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के साथ साथ जो है शासन करने लगी, ठीक है। और शासन करने के लिए कंपनी ने जो है युद्ध वगैरह स्टार्ट कर दिए, और इससे क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि भाई कंपनी को तो हमने शासन करने के लिए भेजा था, और कंपनी वहाँ जाके कंपनी को हमने व्यापार करने के लिए भेजा था, और कंपनी वहाँ जाके शासन करने लगी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो है कंपनी की राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम नोट एक आप देख लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1781 पारित किया गया, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो अधिनियम था 1781 वाला संशोधित अधिनियम था, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, तो हमारा ये हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1784 में 1784 में आया पीट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट आया? पीट्स इंडिया एक्ट। तो पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट में की जो पहली विशेषता थी, इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत देखिए अब क्या हुआ कि जो राजनीतिक कार्य थे उसे, और जो वाणिज्यिक कार्य थे उसे क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, ठीक है। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। अब क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, जिसे कि हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया, ठीक है, नाम से एक निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। क्या हुआ? इस प्रकार से द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि किस एक्ट के तहत कंपनी के क्षेत्र को, कंपनी का अधीन जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए चार्टर अधिनियम की हम बात करें तो चार्टर अधिनियम 5 चार्टर अधिनियम थे। कौन कौन से? एक तो था 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 4 चार्टर अधिनियम थे।
1933 का चार्टर अधिनियम और 1858 का 53 का चार्टर अधिनियम। अब हुआ क्या कि ये जो चार्टर अधिनियम थे इनमें 20-20 वर्षों का अंतराल था, ठीक है, इसमें 20-20 वर्षों का अंतराल था। तो जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा करूँगी, ठीक है, क्योंकि हम जो है सारा पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त लग जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट है हम वही क्यों ना पढ़ें, जो काम का नहीं है उसे पढ़ने में हम टाइम वेस्ट क्यों करें। तो आप समझ रहेंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो कि 1773 में बना था, ठीक है, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल, तो उसी गवर्नर जनरल को क्या किया कि समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि 1833 के एक्ट के पहले जो भी कानून बने उन्हें क्या कहा गया, नियामक कानून कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, नियामक कानून कहा गया, तथा 1833 के एक्ट के बाद के नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1833 से जो पहले बने उन्हें हमने नियामक कानून बोल दिया, और 1833 के जो बाद बने उन्हें हमने क्या बोल दिया, क्या बोला हमने, एक्ट या अधिनियम नाम दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के लिए, अब सिविल सेवकों के चयन के लिए यहाँ पे बात हो रही है सिविल सेवकों के चयन की, तो सिविल सेवकों के चयन के लिए 1833 का चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ठीक है, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, ठीक है, आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके विरोध के कारण ये प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि शुरुआत करने की मतलब शुरुआत करने का आयोजन तो किया गया था, प्रतियोगिता का आयोजन करने की शुरुआत तो कर रहे थे ये लोग, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ही क्या किया, इस बीच की विरोध कर दिया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण प्रावधान को जो है समाप्त करना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया इमेज, शायद वो पिक लेने में शायद हाथ हिल गया होगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पे आपको बोल के समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम में इस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, ठीक है। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। मतलब स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कब किया गया, तो 1953 के चार्टर अधिनियम में किया गया।
फिर क्या बोल रहा है कि कहाँ किया गया, तो भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, जिसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। अब भाई उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया तो चुनाव भी करवाने ही पड़ेंगे, तो चुनाव कराएंगे तो वहाँ किस क्षेत्र से जो है व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेंगे चुनाव में, तो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा जो है प्रांतों के सरकारों को जो है इसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है छूट दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। अब हमने इससे पहले वाले एक्ट में क्या पढ़ा था कि आयोजन करने की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाया था खुली भर्ती प्रतियोगिता। लेकिन 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति नियुक्त की गई। अगर क्या हुआ कि खुली भर्ती प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं तो आयोजन करने के लिए समिति तो उन्हें गठित करनी पड़ेगी ही, तो उन्होंने कौन सी समिति को गठित किया, मेकाले समिति को गठित किया। किसके लिए गठित किया, सिविल सेवा में खुली भर्ती कराने के लिए, परीक्षा का आयोजन कराने के लिए जो है मेकाले समिति का गठन हुआ। अब कब हुआ, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेकाले समिति का संबंध किससे है, तो सिविल सेवा से है। मेकाले समिति कब गठित हुई, तो 1854 में ये समिति गठित हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम कि यह यहाँ तक हमने देखा कंपनी का शासन। क्या देखा हमने, कंपनी का शासन। अब आ जाता है ताज का शासन। किसका शासन आ जाता है, ताज का शासन। ताज का शासन कब से कब तक रहा, तो बात करते हैं हम ताज के शासन की। ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहा। जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले तक ताज का शासन था। ठीक है, ताज का शासन मीन्स आप ये समझिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 1858 में जो अधिनियम आया उसे हम पहले तो किस नाम से जानते हैं, भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से जो अधिनियम बनेंगे ना वो भारत शासन अधिनियम के नाम से ही अधिनियम बनेंगे। ठीक है, तो ताज का शासन 1858 से 1947 तक चला। ठीक है, इसमें 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, अब हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं हम, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से जाना जाता है। कह रहा है ये कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं कि इस अधिनियम ने भारत के शासन को बहुत अच्छा बना दिया, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। ठीक है, ये हमारे इंडियंस का कहना नहीं था, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम, इसके अंतर्गत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो भारत का शासन था पहले तो कंपनी के हाथों में था, अब क्या हुआ कि ये जो शासन था महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। मीन्स इसको हम क्राउन के शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, मेन महारानी विक्टोरिया। ठीक है, इस अधिनियम में द्वैध शासन की प्रथा समाप्त कर दी गई। क्या हुआ कि इस अधिनियम में द्वैध शासन की जो प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया। और हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर जो है
महारानी विक्टोरिया के हाथों में कब चला गया, किस अधिनियम के द्वारा चला गया, तो हम क्या बताएंगे इसमें कि 1858 का भारत शासन अधिनियम था। इसके तहत जो है भारत का कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। हमारा जो है नेक्स्ट वो है पॉइंट, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। जैसे ही 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसका पद नाम बदल दिया गया। क्या किया, व्यक्ति वही था हालांकि, लेकिन पद नाम को क्या किया, बदल दिया गया, और बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, और जो वायसराय था वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने। ये तो नॉर्मली वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को क्या किया, समाप्त कर दिया गया, और भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो भी समाप्त कर दी गई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। एक नए पद का यहाँ पे निर्माण किया गया। ठीक है, कौन सा पद था वो, भारत के राज्य सचिव का। भारत के राज्य सचिव का एक नया पद यहाँ पे सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। क्या बोल रहा है इसमें कि जो नया पद था भारत सचिव का, भारत के जो राज्य सचिव था, तो भारत का जो राज्य सचिव था उस पर भारतीय प्रशासन की उसके हाथों में भारतीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, मतलब वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके पास संपूर्ण शक्ति थी। आगे बढ़ते इसी के साथ हम। सचिव की सहायता के लिए जो भारत सचिव था, ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। ठीक है, जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। बात करते हैं आगे हम। हमारा नेक्स्ट अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करी। अब 1861 से जो अधिनियम स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानेंगे। किस नाम से, भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानेंगे। तो जो भारत परिषद अधिनियम से जो अधिनियम बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1800 तो हम अभी यहाँ पे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के कानून द्वारा इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। जो 1861 का अधिनियम था, इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को जो है शामिल किया गया। अगला नेक्स्ट देखते हैं हम कि 1862 में क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें क्या हुआ कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत कर दिया। विधान परिषद में इनको क्या किया,
मनोनीत कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम कि इस अधिनियम के द्वारा जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। पहले क्या हुआ था कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई थी। ठीक है, तो अब क्या किया इन लोगों ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने अब क्या किया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः लौटा दी और पुनः लौटाने के बाद पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम। इसमें वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। क्या बोल रहा है ये कि जो वायसराय था उसे आपातकाल में बिना किसी काउंसिल की संस्तुति के, जैसे अभी के टाइम में हम क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उसको आपातकाल में जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है नहीं होता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने के लिए क्या हुआ कि जो वायसराय था उसे आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के, जो काउंसिल बनी थी उसकी बिना परमिशन लिए अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब आप काउंसिल की बिना सहमति से भी अध्यादेश जारी कर सकते हो, ऐसा वायसराय को अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अगला नेक्स्ट हमारा अधिनियम है 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। 1892 का जो अधिनियम था उसके अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि इसके माध्यम से केंद्रीय और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने, कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो था उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई इन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि जो बहुमत होता था वो किसका होता था, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत अधिक रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। क्या बोल रहा है ये कि ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। एक समिति गठित की गई जो सदस्यों को नियुक्त किया गया था उनके लिए, और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। हालांकि चुनाव शब्द का जो है उस समय अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। आज हम समझने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अब आता है हमारा 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, तो 1909 का जो अधिनियम था इसमें इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा 1909 का अधिनियम है इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले जो हैं उस समय भारत सचिव थे और मिंटो जो है उस समय भारत के वायसराय थे। इसलिए इस कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार
किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि किसी भी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम कि राजेंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। जो राजेंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया और उन्हें क्या बनाया गया? विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के ठीक है, तो यहीं तक हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इससे आगे हम कल चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और फिर आप भी मुझे बोलेंगे कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे बताइए। आपकी कोई सुझाव हो तो वो मुझे दीजिए, और आपको कैसा लग रहा है ये हमारा जो सब्जेक्ट है पढ़ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।